अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मेरे चैनल हॉरर थ्रिल विद हारिस में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ, जहाँ पर आपको मज़े मज़े की हॉरर थ्रिलिंग स्टोरी सुनने को मिलेंगी। इतने अरसे यूट्यूब चैनल से गायब रहने की वजह ये थी कि मेरी फैमिली में किसी एल्डर वन की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से हम वहाँ मसरूफ़ थे और बीच में फिर ईद वगैरह भी आ गई थी। इसीलिए मैं काफ़ी अर्सा यूट्यूब से गायब सा रहा हूँ। लेकिन बस अब उम्मीद तो यही है कि आगे रेगुलरली वीडियोस आती रहेंगी, क्योंकि लाइफ में अप्स एंड डाउन तो आते रहते हैं, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी इंसान ये सब करता है। सो आज के बाद रेगुलरली वीडियोस आती रहेंगी और आपको मज़ेदार खौफनाक स्टोरी सुनने को मिलती रहेंगी। आज की स्टोरी मेरे साथ उस्मान ने शेयर की है कि तो उसने काफ़ी अर्से पहले की हुई थी, लेकिन आज अपलोड कर रहा हूँ। उस्मान बेसिकली खुशाब का रहने वाला है। खुशाब शहर का भी नहीं, बल्कि उसके पीछे एक देहात लगता है जो कि शहर से भी काफ़ी दूर है। और जिस एरिया में वो रहते हैं वहाँ पर हैं तो सारे पक्के घर, लेकिन गिने चुने घर ही हैं। मतलब गिनती के ही घर हैं, कहीं कहीं पे कोई घर है। अगर उनके घर का भी मैं बताऊं तो उनके घर के आगे एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्लॉट है। देखने में तो ऐसा लगता है मानो कोई ज़मीन हो जिस पर खेती बाड़ी की जाती हो, इतनी बड़ी ज़मीन है। तो चलिए उस्मान की कहानी को उसी की ज़ुबानी सुनते हैं। हारिस भाई, मेरा नाम उस्मान है और ये बात तकरीबन 2 साल पहले की है और ईद के ही मौके की बात है। मेरा कज़न आया हुआ था हमारे घर ईद करने, उसकी फैमिली भी आई हुई थी। हमारा घर तकरीबन 20 मरले पर बना हुआ है। घर का नक्शा अगर आपको बयान करूं तो घर के अंदर एंटर होते ही राइट साइड पर हमारा ड्राइंग रूम है, बैठक, जहां पर लड़के वगैरह आकर बैठते हैं, जिसका बाकी घर से कोई लिंक नहीं है। बेशक घर के अंदर एक दरवाज़ा खुलता है, लेकिन अगर उसको बंद कर दिया जाए तो वो बिल्कुल सेपरेट है। उससे अगर आगे आए तो साइड पर ही हमारा वॉशरूम और नहाने वाला एरिया है। उसके आगे किचन और फिर सामने एक बरामदा और 2 कमरे हैं। और घर काफ़ी ज़्यादा खुला और बड़ा है, दरख्त भी लगे हुए हैं और फिर छत की तरफ सीढ़ियाँ भी जाती हैं। और आप तो जानते ही होंगे कि जब दोस्त यार और कज़न वगैरह आपस में इकट्ठे होते हैं तो वो खूब हल्ला गुल्ला और मस्ती करते हैं। तो ये भी ऐसे ही एक रोज़ की बात है। ये ईद का चौथा दिन था। ईद के 3 दिन हम गुजार चुके थे और हम दोनों ड्राइंग रूम में सोया करते थे। वहाँ पर सोफ़े वगैरह भी लगे हुए थे, बट उसके बावजूद हम वहाँ पर अपनी चारपाई बिछाया करते थे। हमारी बाकी सारी फैमिली कमरों और बरामदे वगैरह में सोया करती, क्योंकि गर्मी भी अभी इतनी ज़्यादा नहीं थी और मौसम वहाँ भी ठीक हुआ करता था। बस पंखा चलाकर सेट हो जाया करता था। हम अपनी ड्राइंग रूम की खिड़कियाँ खोल कर रखते थे। खिड़कियों पर सरिया लगा हुआ था और बिल्कुल छोटे छोटे से सुराख थे, मतलब जिधर से किसी का अंदर हाथ आना भी काफ़ी मुश्किल था। और बाहर ग्राउंड की तरफ भी एक दरवाज़ा खुलता था। यूँ कह लें 2 दरवाजे थे, एक जाली वाला दरवाज़ा और उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा मजबूत लकड़ी का दरवाज़ा। अगर मुझे मुमकिन हुआ तो मैं आपको पिक्स भी खींचकर उस जगह की सेंड करूँगा। अभी ईद के चौथे दिन की बात थी। हम दोनों उधर ही सोए हुए थे। सोए तो कम ही हुए थे, बल्कि इंजॉयमेंट कर रहे थे, मोबाइल यूज़ कर रहे थे। और हमारे ड्राइंग रूम में ही एक वॉशरूम भी साथ अटैच था। अब हम यूँ ही लेट कर बातें कर रहे थे और मोबाइल यूज़ कर रहे थे कि इतनी ही देर में अचानक से लाइट चली गई। वो रात के तकरीबन 12:30 बजे का टाइम था और वहाँ पर यह टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है। लोग 9-10 बजे ही सो जाया करते हैं। लाइट जाने के बाद अंदर काफ़ी ज़्यादा घुटन और हबस सी बनने लगी थी। उसके बावजूद हम मोबाइल यूज़ करते रहे। बाहर इतने ज़्यादा बादल आ गए और तेज़ आंधी चलने लगी थी, बहुत ठंडी हवा। लेकिन पता नहीं क्या था कि खिड़कियां खुली होने के बावजूद हवा अंदर की तरफ नहीं आ रही थी। हमें यह लग रहा था कि हवा का रुख दूसरी तरफ का है और अंदर और ज़्यादा हवस बन चुकी थी। हमने लाइट आने का वेट किया, लेकिन जब घंटा और भी लाइट ना आई तो हम दोनों ने बाहर की तरफ का दरवाज़ा खोला। हम वो दरवाज़ा इसलिए भी नहीं खोल रहे थे क्योंकि हमारा एरिया काफ़ी ज़्यादा सुनसान है और रात के इस पहर वहाँ पर चोर और डकैत काफ़ी ज़्यादा फिर रहे होते हैं। किसी भी नागवार हादसे से बचने के लिए हम वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। लेकिन जब गर्मी ने इंतहा की तो हमने बाहर की तरफ के दोनों दरवाजे, जाली वाला
और दूसरा लकड़ी वाला दोनों खोल दिए। जैसे ही हम बाहर निकले तो ऐसे लग रहा था कि मानो हम दोज़ख से निकलकर जन्नत में आ गए हों। हवा तो तेज़ चल रही थी, लेकिन थी भी इतनी ठंडी मानो कि वो बादल कहीं बारिश बरसा कर आ रहे थे। बाहर बिल्कुल खूब अंधेरा था और हमारे घर के सामने हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी और सामने एक थड़ा सा भी बना हुआ था जिसके ऊपर चारपाइयाँ वगैरह बिछाते हैं। तो हम जाकर गाड़ी के बोनट पर बैठ गए और मौसम को एंजॉय करने लगे। फिर हमारा ये प्लान बना कि क्यों ना हम अंदर से चारपाई को बाहर निकाल लें। घर वाले बेशक इस बात से गुस्सा होंगे, लेकिन हम उनको पता ही नहीं चलने देंगे। लाइट आते ही अंदर चले जाएंगे और अगर लाइट ना भी आई तो सुबह अजानों से पहले ही चारपाई को अंदर ले जाएंगे। इस तरह हम बाहर सुकून से लेट तो सकते हैं। ये बात करते ही मेरा कज़न भी रेडी हो गया और हम दोनों अंदर से चारपाई को उठाकर बाहर ले आए और उसी थड़े के ऊपर चारपाई को बिछा दिया। और अब हम दोनों चारपाई पर लेटकर बातें करने लगे और मौसम को एंजॉय करने लगे कि इतनी देर में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे दूर कहीं कोई रो रहा है। उस ग्राउंड के बिल्कुल कोने में काफ़ी घने घने और पुराने दरख्त थे, मानो कि 100-200 साल पुराने दरख्त होंगे। देखने में ऐसा लगता था, बहुत घने, बहुत बड़े, और उनका साया बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। अब मैंने अपने कज़न को भी कहा कि क्या तुम्हें कोई आवाज़ सुनाई दे रही है? तो आगे से उसने भी जवाब दिया, हाँ आवाज़ तो मुझे भी कोई आ रही है, लेकिन बिल्कुल हल्की हल्की है और लग भी ऐसा रहा है कि मानो कोई रो रहा है। उसके भी ये बात करते मुझे भी यकीन हो गया कि वाकई में कोई रो रहा है। अब वो आवाज़ थोड़ी थोड़ी तेज़ होने लगी थी। उस आवाज़ के तेज़ होते ही हमें लगा कि कोई मुश्किल में है। हो सकता है कोई बच्चा हो या कोई बाहर रह गया हो और वो उस ग्राउंड के कोने में बैठकर रो रहा हो। ग्राउंड पर तकरीबन 3-3, 4-4 इंच बड़ी घास भी हुई थी। हम जल्दी से उठकर उस कोने की तरफ जाने लगे जहाँ पर वो बहुत बड़ा दरख्त था। अब जाते जाते मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे साथ कोई भी नहीं है, लेकिन मेरा कज़न बिल्कुल मेरे साथ ही चल रहा था। जब मैं उससे नज़र हटाता था तो मुझे ऐसा ही लगता था कि मैं बिल्कुल अकेला जा रहा हूँ, लेकिन उसको देखने पर मालूम होता था कि कज़न साथ ही है। हम दोनों उस दरख्त की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जा रहे थे तो वो रोने की आवाज़ तेज़ होती जा रही थी और साफ पता चल रहा था कि इसी सिमत से आ रही है। जैसे ही हम उस दरख्त के बिल्कुल नीचे पहुँचे तो मैंने जब नज़र घुमाकर ऊपर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च करके देखा, वहाँ पर कोई भी शख्स मौजूद नहीं था। हम दोनों वापस आने लगे कि हो सकता है हमें कोई वहम हुआ हो और ये आवाज़ कहीं और से आ रही है और अब तो रुक भी गई है। लेकिन जैसे ही हम लोग दोबारा चारपाई की तरफ बढ़ने लगे तो फिर से हमें आवाज़ आने लगी और इस दफ़ा तो साफ पता चल रहा था कि बिल्कुल हमारे पीछे से कोई रो रहा है। मैंने जल्दी से पलट कर देखा तो देखता हूँ कि दरख्त के ऊपर किसी चीज़ की आंखें चमक रही हैं और मालूम हो रहा है कि दरख्त के ऊपर कोई बैठा हुआ है। बेशक वो बिल्कुल काली अंधेरी रात थी और बादल के होने की वजह से और हवा के तेज़ चलने की वजह से आंखों में मिट्टी भी जा रही थी। उसके बावजूद भी ये साफ वाज़ह हो रहा था कि ऊपर कोई बैठा हुआ है। जैसे ही मैं दरख्त के बिल्कुल करीब किया और ऊपर की तरफ आंखें घुमा कर देखा, अपनी मोबाइल की टॉर्च ऑन की, तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए। ऊपर कोई ऐसी मखलूक या ऐसी चीज़ बैठी हुई थी जिसको देखकर मेरे पसीने छूटने लगे थे। वो चीज़ मुझे देखकर हंसने लगी थी, जो कि पहले रो रही थी और ज़ोर ज़ोर का हंसने लगी थी। मैंने जैसे ही अपने कज़न की तरफ मुड़कर देखा तो वो भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। मैंने जल्दी से घूमकर इधर उधर देखा तो मेरा कज़न कहीं भी मौजूद नहीं था और मेरे सामने कोई ऐसी चीज़ थी जो कि मुझे मिनट भर में मार सकती थी। मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह चुका था। उसके बावजूद मैंने अपना हौसला बुलंद किया और जल्दी से चारपाई की तरफ भागने लगा, मतलब कि अपने घर की तरफ भागने लगा। लेकिन वो चीज़ भी मेरे पीछे भागती आ रही थी। लेकिन जैसे ही उस प्लाट को मैंने आधा क्रॉस किया तो वो चीज़ ऐसे लग रहा था कि पीछे रुक गई है और अब मेरा पीछा नहीं कर रही। और जब मैं चारपाई के पास पहुंचा तो ये देखकर मैं इतना ज़्यादा हैरान हो चुका था कि आपकी सोच है, मेरा कज़न वहीं चारपाई पर सोया हुआ था। मैंने जल्दी से उसको उठाया और उसको कहा कि ये क्या बात हुई, तू मुझे वहाँ पर अकेला छोड़कर यहाँ पर सोने आ गया।
तो उसने कहा, भाई तू क्या बात कर रहा है, हमने तो जब से चारपाई बाहर निकाली है मैं तो सोया ही हुआ हूँ, ना ही मैंने तेरे से कोई बात की है और ना ही मैंने मोबाइल चलाया है। जैसे ही हम बाहर निकले, चारपाई बिछाई तो मुझे ठंडी हवा में इतनी सुकून की नींद आई कि उसके बाद मैं उठा ही नहीं। तू किसकी बात कर रहा है? उसकी ये बात करते ही मैंने उसको जल्दी से हाथ से पकड़ा और कहा कि जल्दी से चारपाई अंदर कर। उसने चारपाई अंदर की। हमने दोनों दरवाज़ों को ताला लगाया। उसके बाद हम अंदर वाले दरवाजे से होते हुए घर के अंदर चले गए और बाहर सेन में चारपाई बिछाकर सो गए। उस वक्त मुझे इतना शदीद तेज़ बुखार हो चुका था, लेकिन मेरे कज़न को नहीं पता था। सुबह उठकर मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मुझे बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होने लग गई, जिसके बाद मेरे घर वालों को भी पता चला कि इसकी तबीयत बहुत ख़राब है। मुझे 105 बुखार हो चुका था और मुझे डॉक्टर को चेक करवाया गया। उसके बाद मुझे मेडिसिन वगैरह दी गई और जब मैं बिल्कुल ठीक हो गया, तकरीबन 3 से 4 दिन में, उसके बाद मैंने ये सारा किस्सा अपने कज़न और अपने घर वालों को सुनाया। ये बात सुनते ही वो हम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए और कहने लगे कि हमने तुम लोग को कितनी दफ़ा मना किया है कि रात को उस ड्राइंग रूम वाली साइड पर अकेले मत सोया करो, और अगर सो भी सही तो कभी भी गलती से दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ मत जाना, क्योंकि क्या जाने कि बाहर इस टाइम क्या फिर रहा होता है और ये एरिया भी काफ़ी ज़्यादा सुनसान है और अल्लाह की क्या क्या मखलूक़ें रात के इस टाइम बाहर होती होंगी, और चोर डकैत भी तो होते हैं। उसके बावजूद तुमने हमारी बात नहीं मानी। अलबत्ता मेरे घर वालों ने मुझे हौसला दिया, दम दरूद भी करवाया, तावीज़ वगैरह भी गले में डलवाया और मुझे मना कर दिया कि मैं आज के बाद कभी भी ड्राइंग रूम में अकेला नहीं सो सकता। वो दिन गया और आज का दिन है, मैं उस ड्राइंग रूम में कभी भी अकेला नहीं सोया। वो कज़न उसके बाद भी 15 दिन वहीं पर रहा था, लेकिन हम अंदर कमरों में ही सोते थे या बाहर बरामदे में सबके साथ। उस ड्राइंग रूम में हम दिन के अलावा कभी भी नहीं गए और रात को तो मुमकिन ही नहीं था कि हम लोग वहाँ जाते। हम लोग इतना ज़्यादा डर चुके थे कि दिन के टाइम भी वहाँ पर बैठे हुए हमें काफ़ी ज़्यादा डर लगता था और हम बाहर निकला करते थे। लेकिन उस दिन के बाद मेरे साथ कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज भी जब मैं उस दरख्त की तरफ देखता हूँ तो वो जो चीज़ मैंने देखी थी उसकी सेम हूबहू वही शक्ल मेरे जहन में आ जाती है और मेरी रूह कांप उठती है। मेरे अल्लाह से बस यही दुआ है कि ना ही ये मेरे साथ कभी दोबारा हो और ना ही ये जो मेरी स्टोरी सुन रहा है उनमें से किसी के साथ भी कुछ ऐसा हो, क्योंकि जिनके साथ होता है सिर्फ वही जानते हैं कि उन चीज़ों को देखना और उनसे यूं बच कर निकलना कितना तकलीफ से होता है। बस अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। व्यूअर्स, ये थी आज की स्टोरी। कैसी लगी आप सबको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और दिए गए नंबर पर अपनी स्टोरीज़ भी ज़रूर सेंड करें और कैसी स्टोरीज़ आपको पसंद हैं वो भी ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।